वेलकम टू एसपी क्लासेस। जी, क्या आप जानते हैं कि 1707 में औरंगजेब की मौत सिर्फ एक बादशाह की मौत नहीं थी, बल्कि वो एक स्टार्टिंग पॉइंट थी जिसने हिंदुस्तान का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। आज हम 18वीं सदी के भारत की कहानी को समझने वाले हैं। हाँ, एक ऐसा दौर जब मुगल साम्राज्य की आप कह सकते हैं इमारत ढह रही थी और उसकी नींव पर कई नई क्षेत्रीय शक्तियां मतलब रीजनल पावर्स अपना झंडा गाड़ रही थी। एग्जैक्टली। और ये एसएससी और यूपीएससी एग्जाम्स के लिए एक बेहद जरूरी टॉपिक है। हम जानेंगे कि अवध, बंगाल, हैदराबाद से लेकर मराठा, सिख और मैसूर तक ये रियासतें कैसे बनी, इनके हीरो कौन थे, और सबसे जरूरी बात, इनकी आपसी लड़ाइयों ने कैसे अंग्रेजों के लिए एक तरह से रेड कार्पेट बिछा दिया। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। हाँ। औरंगजेब की मौत एक ट्रिगर पॉइंट थी, ये तो ठीक है, लेकिन ये सब रातों रात तो नहीं हुआ होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी जड़ें तो औरंगजेब के अपने शासनकाल में ही थीं। उसकी जो डेक्कन पॉलिसीज थीं, उसकी वजह से मुगल खजाना लगभग खाली हो चुका था। और लड़ाइयां भी तो बहुत चल रही थीं। हाँ, लगातार लड़ाइयों ने मिलिट्री को थका दिया था। तो जब 1707 में दिल्ली में सेंट्रल अथॉरिटी कमजोर हुई, तो जो रीजनल गवर्नर्स और जमींदार पहले से ही पावरफुल हो चुके थे, उन्हें अपना खेल खेलने का मौका मिल गया। बिल्कुल सही। तो हमारे सोर्सेज इन उभरती हुई ताकतों को 3 कैटेगरीज में बांटते हैं, जिससे इन्हें समझना थोड़ा आसान हो जाता है। हाँ, सबसे पहले है सक्सेसर स्टेट्स, यानी उत्तराधिकारी राज्य। ये कौन थे? ये वो मुगल प्रांत थे जिनके गवर्नर्स ने देखा कि भाई दिल्ली अब कमजोर पड़ रही है, तो उन्होंने अपने अपने इलाकों में खुद को प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट बना लिया। मतलब नाम के लिए मुगल बादशाह को रिपोर्ट करते थे। हाँ, कहने को, पर असल में सारे फैसले खुद लेते थे। अवध, बंगाल और हैदराबाद इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, दूसरी कैटेगरी है रिबल स्टेट्स, यानी विद्रोही राज्य। तो क्या ये ज्यादा साहसी थे? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। साहसी कहना बिल्कुल सही होगा। ये राज्य लोकल चीफ्टन्स और योद्धाओं के विद्रोह से पैदा हुए थे। इन्होंने तो सीधे सीधे मुगल अथॉरिटी को रिजेक्ट कर दिया। पूरी तरह से। मराठा, सिख और जाट राज्य इसी कैटेगरी में आते हैं। और तीसरी? इंडिपेंडेंट किंगडम्स। हाँ, ये वो थे जिन्होंने मौके पे चौका मारा, मुगल कंट्रोल के कमजोर होने का सीधा फायदा उठाया। मैसूर और केरल इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। चलिए सक्सेसर स्टेट से शुरू करते हैं और इसमें सबसे पहले बात करते हैं अवध की। गंगा यमुना के बीच का वो उपजाऊ इलाका जिसे ग्रैनरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। रणनीतिक और आर्थिक दोनों लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी फाउंडेशन रखी सआदत खान ने, जिन्हें 1722 में अवध का सूबेदार बनाया गया था। उन्होंने ही अवध को एक सेमी इंडिपेंडेंट राज्य की शक्ल दी। और उनकी राजधानी थी फैजाबाद। जी। सआदत खान के बाद आए सफदरजंग, और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात दिखती है। क्या? सफदरजंग को मुगल बादशाह का वजीर मतलब चीफ मिनिस्टर बनाया गया। सोचिए, एक रीजनल नवाब इतना ताकतवर हो गया कि दिल्ली का दरबार अब उस पर निर्भर था। बिल्कुल सही। इट शोज द कंप्लीट रिवर्सल ऑफ पावर। ये दिखाता है कि पावर का सेंटर अब दिल्ली नहीं, बल्कि लखनऊ और मुर्शिदाबाद जैसी जगहें बन रही थीं। और फिर आते हैं शुजाउद्दौला, जिनका नाम 1764 की बक्सर की लड़ाई से जुड़ा है। हाँ, उन्होंने बंगाल के नवाब मीर कासिम का साथ दिया, लेकिन अंग्रेजों से हार गए। और वो हार अवध के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी, जिसके बाद अवध में ब्रिटिश इन्फ्लुएंस तेजी से बढ़ने लगा। एग्जैक्टली। अब पूर्व की ओर चलते हैं। मुगल साम्राज्य की सोने की चिड़िया बंगाल। बंगाल मुगल साम्राज्य का सबसे अमीर प्रांत था। यहाँ के पहले नवाब थे मुर्शिद कुली खां। उन्होंने अपनी कैपिटल ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद शिफ्ट की थी। जी। और उनके बाद अलीवर्दी खां एक और दमदार नवाब हुए। उन्होंने मराठों के हमलों से बंगाल को काफी हद तक बचाया रखा। और फिर इतिहास के मंच पर एंट्री होती है सिराजुद्दौला की, बंगाल के आखिरी आजाद नवाब। हाँ, और अंग्रेजों से उनके विवाद की वजह सिर्फ छोटी मोटी अनबन नहीं थी। ये बंगाल की सॉवरेनिटी मतलब संप्रभुता पर सीधा हमला था। एग्जैक्टली। सोर्सेज में 4 बड़ी वजह साफ है। पहला, अंग्रेज बिना नवाब की इजाजत के कलकत्ता में फोर्ट विलियम की किलेबंदी कर रहे थे। दूसरा, वो दस्तक का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। ये दस्तक एक तरह का टोल फ्री पास था जो कंपनी को ट्रेड के लिए मिला था, लेकिन कंपनी के कर्मचारी इसे अपने प्राइवेट ट्रेड के लिए भी इस्तेमाल करने लगे, जिससे नवाब का खजाना खाली हो रहा था। ये तो सीधे सीधे बंगाल की इकोनॉमी पर एक डाका था। बिल्कुल। तीसरा, वो नवाब के भगोड़े अधिकारियों को अपने आप पनाह दे रहे थे, जो कि नवाब की अथॉरिटी को सीधा चैलेंज था। और चौथा, सिराज को पक्का शक था कि ईस्ट इंडिया कंपनी उसके ही दरबारियों के साथ मिलकर
साजिश कर रही है। ये सब देखकर कोई भी शासक चुप नहीं बैठता। इन्हीं वजहों से टकराव बढ़ा और फिर हुई 1757 में प्लासी की लड़ाई, जिसे हम भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट कहते हैं, पर असल में वो एक लड़ाई से ज्यादा एक धोखा था। एक साजिश। सिराज का अपना सेनापति मीर जाफर अंग्रेजों से मिल चुका था। मैदान में लड़ाई हुई ही नहीं और सिराज की हार हुई। इस एक घटना ने भारत में ब्रिटिश राज की नींव रख दी। बंगाल की दौलत ने अंग्रेजों को वो फाइनेंशियल पावर दी जिससे उन्होंने बाकी हिंदुस्तान को जीता। अब तीसरे सक्सेसर स्टेट हैदराबाद की बात करते हैं, दक्कन में। इसके संस्थापक थे निजामुल मुल्क आसफ जहां प्रथम। 1724 में उन्होंने प्रैक्टिकली खुद को आजाद घोषित कर दिया। लेकिन हैदराबाद की पॉलिटिक्स में मराठों का बहुत दखल था। हाँ, निजाम को उनसे लगातार लड़ना पड़ा और उन्हें चौथ नाम का टैक्स भी देना पड़ा, जो दिखाता है कि उस वक्त दक्कन में असली बॉस कौन था। और आखिर में हैदराबाद भी अंग्रेजों के जाल में फंस गया। जी, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद वो अंग्रेजों की सब्सिडरी अलायंस का हिस्सा बन गए। ये सब्सिडरी अलायंस एक तरह का सुरक्षा रैकेट था। बिल्कुल। अंग्रेज कहते थे, हम आपको बचाएंगे, बस हमारी सेना अपने राज्य में रखिए और उसका खर्चा उठाइए। लेकिन असल में वो सेना राजा की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि उस पर नजर रखने के लिए होती थी। ये आजादी के बदले गुलामी खरीदने जैसा सौदा था। अब रेबल और इंडिपेंडेंट स्टेट्स की तरफ आते हैं, और इस लिस्ट में सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली नाम है मराठा साम्राज्य का। इसमें कोई शक नहीं। एक समय ऐसा लगता था कि मुगलों के बाद दिल्ली पर मराठों का ही राज होगा। इसकी नींव छत्रपति शिवाजी ने रखी थी। हाँ, उन्होंने एक डिसिप्लिन्ड आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मुगलों को सीधी चुनौती दी। उनकी गरिल्ला युद्ध तकनीक बहुत इफेक्टिव थी। शिवाजी के बाद पावर पेशवाओं के हाथ में आ गई। जी, बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा थे, लेकिन असली विस्तार हुआ बाजीराव प्रथम के समय में। बाजीराव प्रथम एक जबरदस्त मिलिट्री जीनियस। उनके लीडरशिप में मराठा साम्राज्य ने मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड सब जीत लिया। उनके बेटे बालाजी बाजीराव के समय में तो मराठा पावर अपने चरम पर थी। मराठा घोड़े अटक से लेकर कटक तक दौड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। वेट अ मिनट, तो मराठा शक्ति अपने चरम पर थी, दिल्ली तक पहुंच गई थी, और फिर भी वो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हार गए। ये कैसे हुआ? दिस इज द क्रिटिकल क्वेश्चन। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई। और मराठों की हार विनाशकारी थी। हाँ, इसकी कई वजहें थीं। वो अपने होम ग्राउंड से बहुत दूर लड़ रहे थे। उत्तर भारत की दूसरी ताकतों जैसे जाट और राजपूतों ने भी उनका साथ नहीं दिया। और अब्दाली की सेना शायद टैक्टिक्स में बेहतर थी। बिल्कुल। इस एक हार ने मराठों की कमर तोड़ दी। तो इस हार का सबसे बड़ा फायदा किसे हुआ? अंग्रेजों को। मराठों की हार ने भारत की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम बना दिया। एक ऐसी खाली जगह जिसे भरने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह तैयार बैठी थी। अब उत्तर पश्चिम की ओर चलते हैं, पंजाब। मराठों के कमजोर होने से यहाँ एक नई शक्ति को उभरने का मौका मिला, सिख साम्राज्य। जी, गुरु गोबिंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना के बाद सिखों ने मुगलों से लंबा संघर्ष किया था। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ सिख सरदारों ने छोटे छोटे ग्रुप्स बना लिए थे, जिन्हें मिसल कहा जाता था। कुल 12 मिसलें थीं जो अक्सर आपस में ही लड़ती रहती थीं। हाँ, और इन बिखरी हुई मिसलों को एकजुट करने का काम किया एक विजनरी लीडर ने, महाराजा रणजीत सिंह। और उन्होंने एक शक्तिशाली सिख साम्राज्य बनाया जिसकी राजधानी लाहौर थी। और हमारे सोर्सेज एक बहुत जरूरी बात बताते हैं। रणजीत सिंह का साम्राज्य धर्मनिरपेक्ष मतलब सेक्युलर था। उनकी सरकार और सेना में हिंदू, मुस्लिम और सिख सभी धर्मों के लोग ऊंचे पदों पर थे। उन्होंने ही अमृतसर में हरमंदिर साहिब पर सोने की परत चढ़वाई थी। बिल्कुल। और अंग्रेजों के लिए उनका साम्राज्य एक बहुत जरूरी बफर स्टेट का काम करता था, जो उन्हें अफगानिस्तान से होने वाले हमलों से बचाता था। जब तक रणजीत सिंह जिंदा रहे, अंग्रेजों की सतलुज नदी पार करने की हिम्मत नहीं हुई। एग्जैक्टली। अब दक्षिण की ओर चलते हैं। एक और शक्तिशाली राज्य मैसूर, और यहाँ 2 नाम सबसे अहम हैं, हैदर अली और टीपू सुल्तान। ये दोनों सेल्फ मेड रूलर्स थे। हैदर अली का सफर तो कमाल का है। वो एक आम सैनिक से अपनी काबिलियत के दम पर मैसूर का शासक बना। एक ब्रिलियंट जनरल और एक चालाक डिप्लोमेट। उसने फ्रांसीसी एक्सपर्ट्स की मदद से डिंडीगुल में एक मॉडर्न आर्सेनल यानी आधुनिक शस्त्रागार
स्थापित किया और उसने फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में अंग्रेजों को हराया था। और उसका बेटा टीपू सुल्तान, जिसे शेरे मैसूर भी कहा जाता है, वो सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक महान इनोवेटर था। सही कहा। उसने एक नया कैलेंडर, नई करेंसी सिस्टम और माप तौल की नई व्यवस्था शुरू की। वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत प्रभावित था। उसने श्रीरंगपट्टन में ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था और वो जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना। वो दुनिया में हो रहे बदलावों को समझ रहा था और मैसूर को एक मॉडर्न स्टेट बनाना चाहता था। यही बात शायद अंग्रेजों को सबसे ज्यादा खटकती थी। वो टीपू को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानते थे। बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने टीपू को खत्म करने के लिए 4 लड़ाइयां लड़ी और अंत में 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में वो श्रीरंगपट्टनम के किले की रक्षा करते हुए मारा गया। उसकी मौत के साथ ही दक्षिण में अंग्रेजों का रास्ता साफ हो गया। हाँ। कुछ और राज्यों का जिक्र भी जरूरी है, जैसे जाट राज्य। जी, चूड़ामन और सूरजमल के नेतृत्व में जाट दिल्ली और आगरा के बीच काफी शक्तिशाली हो गए थे। भरतपुर उनका प्रमुख केंद्र था। फिर राजपूत राज्य थे, जिनमें जयपुर शहर की स्थापना करने वाले राजा सवाई जयसिंह द्वितीय एक प्रमुख शासक थे। वो एक स्कॉलर किंग थे। उन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन जैसी जगहों पर खगोलीय वेधशालाएं यानी जंतर मंतर बनवाए। और दक्षिण में केरल, जहां मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में त्रावणकोर एक शक्तिशाली राज्य बना। उन्होंने 1741 में कोलाचिल की लड़ाई में डचों को हराया था, जो किसी यूरोपियन पावर पर एक भारतीय राज्य की बहुत बड़ी जीत थी। तो अगर हम एक कदम पीछे हटकर देखें तो ये सारी घटनाएं हमें किस बड़ी तस्वीर की ओर इशारा कर रही हैं? इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये है कि 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य के खंडरों पर कई शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य जरूर उभरे और इनमें से मराठा, मैसूर और सिख जैसे राज्य मिलिट्री रूप से बहुत मजबूत भी थे। लेकिन और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो कभी एकजुट नहीं हो सके, एक दूसरे से ही लड़ते रहे। हाँ, घर में आग लगी हुई थी और घर के सदस्य बाहर से आ रहे दुश्मन से लड़ने के बजाय आपस में इस बात पर लड़ रहे थे कि सबसे अच्छा कमरा किसे मिलेगा। उनकी इसी आपसी दुश्मनी और पॉलिटिकल शॉर्ट साइटेडनेस ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक सुनहरा मौका दे दिया। बिल्कुल, अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को मास्टरफुली इस्तेमाल किया। उन्होंने एक भारतीय राजा का साथ देकर दूसरे को हराया और फिर पहले वाले को भी अपने अधीन कर लिया। और इसी आपसी फूट का नतीजा ये हुआ कि 18वीं सदी के अंत तक ये साफ हो गया था कि भारत की अगली प्रमुख शक्ति ब्रिटिश ही होंगे। हाँ, जिसने अगले 200 वर्षों के कॉलोनियल रूल की नींव रखी। अंत में सोचने वाली बात यह है, हाँ, कि हमने देखा कि ये भारतीय राज्य एक बाहरी खतरे के खिलाफ एकजुट होने में कैसे नाकाम रहे। ये सोचने पे मजबूर करता है कि अगर सिर्फ 2 बड़ी ताकतें, मान लीजिए मराठा और टीपू सुल्तान का मैसूर, अपनी दुश्मनी भुलाकर एक मजबूत स्ट्रेटेजिक अलायंस बना लेते, तो क्या आज भारत का इतिहास और भूगोल कुछ और हो सकता था? अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और नोट्स के लिए कमेंट